फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोस्टीन के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार ग्रामीण समाज खेतीहर और अशिक्षित की स्थिति से निकलकर शिक्षित होकर नगरीय या औद्योगिक अवस्था को प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा, क्योंकि आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, जैसे प्रवास, जन्म, मृत्यु, ये सभी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? 1950 में, 1970 में, 2000 ईस्वी में या 2007 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा, क्योंकि 1970 के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह एक तथ्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा? तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र जो है वो एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? यानी कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्ती के लिए? तो दोस्तों, इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है। तो चलिए जानते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के बारे में। प्रतिकर्ष कारक जिन क्षेत्र में प्रतिकूल दशाएं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की कमी है, वहाँ के लोगों को दूसरे क्षेत्र में बसने के लिए बाध्य करती है, यह हुआ प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक नगरों तथा शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है। कार्य के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं तथा अच्छा जीवन स्तर एवं आर्थिक प्रगति के लिए अवसर शामिल है, यह हुआ अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक दोनों ही प्रवास के लिए उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व या अनुकूल जलवायु? तो इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि रहन सहन की निम्न दशाएं जो है वो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी दिशा में? तो दोस्तों, इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? यमन, डेनमार्क, स्पेन या रूस? तो आप लोगों को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि रूस जो है वो एक उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में
किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? लाटविया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस या जापान? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि लाटविया का जो लिंग अनुपात है वो विश्व में सबसे अधिक है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि लिंग अनुपात जब किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्री व पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? जापान, फ्रांस, लाटविया या अर्जेंटीना में? तो दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि लाटविया जो है देश वो उसमें पुरुषों की उपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसका एक महत्वपूर्ण कारक है कि समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, निम्न जन्म दर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका या यूरोप में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है उनमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आप लोगों को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल में 15 वर्ष से अधिक आयु के वर्गों का साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 18 से 60 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि 15 से 59 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि किसी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। पहला है बाल वर्ग जो 0 से 14 वर्ष का होता है, दूसरा प्रौढ़ वर्ग जो 15 से 59 वर्ष का होता है, और तीसरा वृद्ध वर्ग जो 60 से ऊपर होता है। तो इनमें 15 से जो 59 वर्ष का आयु वर्ग है वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया, यानी कि कम किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, यानी कि सबसे उच्च है? नॉर्वे की, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि नॉर्वे की मानव विकास सूचकांक सबसे उच्च है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मानव विकास सूचकांक का निर्माण डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था और नॉर्वे में 0.949% मानव विकास सूचकांक की कोटि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, यानी डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान या इराक के? तो इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के मूल निवासी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि इनमें से जो सही आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि नगर पालिका, निगम आदि का होना यह एक नगर परिभाषा का अंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी कि सबसे उत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि,
गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है वो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? 126, 128, 127 या 129। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक भारत में 127वां कोटि पर है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मानव विकास सूचकांक का निर्माण डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था और मानव विकास सूचकांक का मापक है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।